आकाश कुमार भड़ाना आईटीसी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और बच्चों आज हम लोग देखेंगे उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनके विषय में हम लोग पढ़ेंगे और इस बुक का हमारा आखिरी चैप्टर होगा। ये बुक हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बुक जो लोग आपका प्रेफर करेंगे, आप लोग चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो चाहे ज्योग्राफी इन्वायरमेंट हो, उसको मैं प्रारंभ कर दूंगा। तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा अभी डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, उपभोक्ता के अधिकार की बात हम लोग इसमें कर रहे हैं कि क्या है उपभोक्ता के अधिकार। इन सभी अधिकारों को भी हमें आपका देखना है और इसी अधिकारों के हम लोगों को आपका बात भी करनी है कि क्या है उपभोक्ता के अधिकार। और हमको पता भी होना चाहिए कि उपभोक्ता के अधिकारों को हम कैसे देख सकते हैं, ठीक। और सबसे पहले तो मैंने आपको पढ़ाया है कि उपभोक्ता है क्या, ये पहली बात आप खुद बताओ, क्योंकि आप भी उपभोक्ताओं को खुद देखते हैं, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए कि उपभोक्ता की जिम्मेदारी क्या है, कैसा होता है उपभोक्ता। आइए इसके विषय में हम लोग संक्षिप्त में जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसके विषय में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक। ध्यान दीजिए। उपभोक्ता अधिकार चैप्टर नंबर 5 है हमारा और इसी में देखिए आप सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि उपरोक्त संग्रह उपभोक्ता न्यायालय के निर्णय के कुछ समाचार के नमूने। कह रहे जो आपका कंज्यूमर कोर्ट है, उस कंज्यूमर कोर्ट के अंतर्गत कुछ आपके समाचार और न्याय के जो मामले हैं वो आपके सामने हैं और उनकी कुछ कटिंग वगैरह हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी भी। इन मामले में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए? वे निर्णय इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ और संघर्ष रहते हैं। कैसे रहते हैं? आपका दृढ़ और आपके संघर्षशील आपके बने रहते हैं। ये हमको आपका ध्यान देना है। किस तरह वे न्याय को पाने के लिए आपके तरसते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेता को यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता अधिकार प्राप्त कैसे करें। ये सारी चीजें कि उपभोक्ता अपना जो अधिकार है वो कैसे प्राप्त करें, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। गरीबों को मिलने वाली सस्ती दालें। अब देखिए ये कुछ कटिंग है। नीम हकीम के विज्ञापनों पर सरकार का नोटिस, सुरक्षा की गारंटी का निहितार्थ, उपभोक्ता के विश्वास, इस तरह की जो आपकी खबर, जो आपकी न्यूज छपती हैं, उनको आपका देखने की, इन सबको चीज़ों को जानने की और महसूस करने की आवश्यकता है। इसमें है बिना डॉक्टर के शुरू हो गया अस्पताल, प्रदूषित पानी। ये सब क्या है? उपभोक्ताओं के जो संरक्षित आपकी चीजें हैं जिनमें उपभोक्ताओं का संरक्षण होता है, उन्हीं सभी विषयों पर हम लोग आपका ये सारी चीजों की आपको बात कर रहे थे, ठीक। और भी ध्यान देना है इसमें हम लोगों को। वो क्या पहलू हैं? बाजार में उपभोक्ता। बाजार में हम क्या चाहिए? हमको उपभोक्ता चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बाजार में हमारी भागीदारी उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के रूप में होती है। कह रहे अगर हम लोग बाजार जाएं तो बाजार में चाहे हम उत्पादक हों या उपभोक्ता हों, दोनों की जिम्मेदारी है। वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए के उत्पादक रूप में हमें पहले वर्णित कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ता की भागीदारी तब होती है जब अपनी आवश्यकता वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोक्ता में की जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं। पिछले दोनों में हमने विकास को बढ़ा देने के लिए नियम जरूरी नियंत्रणों के लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया है। इनका महत्व असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की सुरक्षा के तहत ही हो सकता है। जिस तरह साहूकार को द्वारा दिए जाने वाला
उच्च ब्याज दरों से लोगों को बचाए रखने के लिए नियमों और नियंत्रण की जरूरत होती है। इस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों और विनियमों की क्या है, आवश्यकता है। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण बचा रहे, चीज़ों को मैनेज रहें, तो हमें पर्यावरण की सेफ एंड सिक्योरिटी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ जो नियम है उन नियमों की हमको क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक है, उनकी जरूरत होगी। एग्जाम्पल के लिए औपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में आप पहले अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दाव पेच अपनाते हैं। सामुदायिक ऋणों के कारण वे उत्पादकता को उत्पादन निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर करते हैं। वे स्वपन जैसी महिलाओं को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचकर विवश करते हैं। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं है और प्राय उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। और क्या होता है, जो उनका स्वास्थ्य है उसके लिए भी हानिकारक होता है। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी रक्षा हेतु नियमों एवं विनियमों की बात की गई है। ऐसी कई संस्था हैं जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है और इन नियमों का अनुपालन हो गया है। और कैसे हो गया है, जो ये नियम है इन नियमों को उन्होंने क्या कराया है, जो पालन है वो अनुपालन कराया है। तो फिलहाल इतना देखिए, और इसमें अगर कोई भी आपको ऐसे डाउट है, जो कोई चीज़ है जो आपको समझ नहीं आ रही है, वो आप मुझसे बिल्कुल बच्चों पूछ सकते हैं और आप हमसे इस पे समझ भी सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, किस तरह से आपका डाउट है, किस तरह की चीज़ें हैं, आप उनको साफ नज़र से देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नियम और विनियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्राय स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीद की गई वस्तु या सेवा के बारे में जब कोई शिकायत करता है तो विक्रेता सारी उत्तरदायित्व क्रेता का डालने का प्रयास करता है। देखिए, जब कोई आपकी खरीदी की चाहे वस्तु हो या सेवा हो, उस पर अगर कोई भी कंडीशन में किसी भी शिकायत आती है या कुछ होता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें आपका ध्यान रखना होता है कि सारी जिम्मेदारी क्रेता पर डालने का प्रयास किया जाता है। उनकी प्रतिक्रिया होती है कि आपने जो खरीदा है, अगर वो आपको पसंद नहीं है तो कहीं और जाएं। मानो कि बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। उपभोक्ता आंदोलन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, की स्थिति में बदलाव का एक प्रयास है, बदलने का एक प्रयास है, जो चीजें इसमें आपकी शुरू है। बाजार में शोषण के कई रूप होता है। उदाहरण के लिए कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे दुकानदार उचित वजन से कम तोलते हैं या व्यापारी उन शुल्कों को जोड़ देते हैं जिनका वर्णन पहले ना किया गया हो। मिलावटी दोषपूर्ण वस्तुएं बेची जाती हैं। और क्या होती हैं, वस्तु कैसे बेची जाती हैं, मिलावट वाली और दोषपूर्ण जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो आपका बेची जाती है। जब उत्पादक थोड़े और शक्तिशाली होते हैं और उपभोक्ताओं को कम मात्रा में खरीदते हैं और बिखेरते हैं, तो बाजार उचित तरीके से कार्य नहीं करता है। विशेष रूप से यह स्थिति तब होती है जब इन वस्तुओं की उत्पादन बड़ी कंपनियां कर रही हों। अधिक पूंजी वाला शक्ति और समृद्ध कंपनियां विभिन्न प्रकार के चालाकी पूर्वक बाजारों को प्रभावित कर सकती हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वे समय समय पर मीडिया और अन्य स्रोतों से गलत सूचना देते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने यह दावा करते हुए कहा कि माता का दूध हमारे माता का दूध हमारे उत्पाद से बेहतर है। सर्वाधिक वैज्ञानिक उत्पाद के रूप में शिशु के लिए पाउडर का दूध पूरे विश्व में कई वर्षों तक बेचता रहा। कई वर्षों के लगातार संघर्ष के बाद कंपनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह झूठे दावे करती आई है। इस तरह से सिगरेट उत्पादक कंपनियों को यह बात मनवाने के लिए कि उनका उत्पाद कैंसर के कारण हो सकते हैं,
न्यायालय में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अंततः उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी पड़ी के कारण नियम और विनियमन की आवश्यकता हुई। क्या करनी पड़ी? उनकी आवश्यकता हुई, चाहे आपका नियमन हो चाहे आपका विनियमन हो। ठीक। आगे देखिए, सभी जानना चाहते हैं कि तंबाकू लोगों की जान लेता है, पर कौन कहे कि तंबाकू कंपनियों को तंबाकू बेचने में छूट नहीं दी जानी चाहिए। यह है पूंजीवाद। अब देखिए, जब पता है कि तंबाकू आपका कैंसर का कारण है, फिर भी आपका बेची जा रही है। ठीक, ये सारी चीजें हो रही हैं। उपभोक्ता आंदोलन। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ता के असंतोष के कारण हुआ है, क्योंकि विक्रेता कई अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों में शामिल होते हैं। बाजार में उपभोक्ताओं के शोषण से बचने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। लंबे समय तक जब एक उपभोक्ता एक विशेष ब्रांड उत्पाद या दुकान से संतुष्ट नहीं होता, तो सामान्यतः उसी ब्रांड को उत्पादों को खरीदना बंद कर देता है। मान लीजिए आप किसी ब्रांड की दुकान की चीज़ों को खरीदते हैं और कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो लंबे समय तक अगर आप कोई चीज़ को खरीद रहे हैं, किसी विशेष ब्रांड को आप खरीद रहे हैं और आपके दुकानदार को यह संतुष्टि नहीं होती, फिर क्या कर देंगे? आप उसको खरीदना ही बंद कर देंगे या उस दुकान से खरीदारी बंद कर सकते हैं। यह मान लिया जाता है कि यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी है कि एक वस्तु या सेवा को खरीदते वक्त यह सावधानी बरतते हैं कि संस्था को लोगों में जागरूकता लाने और भारत और पूरे विश्व में कई वर्ष लगे। इससे वस्तुओं और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विक्रेता पर डाल दी जाती है। अब देखिए, जो विक्रेता है, जो चीज़ों को बेचता है, उसकी गुणवत्ता संबंधित सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसी पर आपका डाल दी जाती हैं और उसी को आपका ध्यान से देखा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। भारत में सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ता आंदोलन का जन्म अनैतिक और अनुचित व्यवहार कार्यों के उपभोक्ता के हित की रक्षा करने और प्रोत्साहन करने की आवश्यकता से हुआ है। अत्यधिक खाद्य कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थ एवं तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्था बृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार के संबंधित आलेख के लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन करने लगी। उन्हें सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन की दुकान में होने वाले अनुचित कार्य पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाए गए। हाल ही में भारत में उपभोक्ता दलों की संख्या भारी वृद्धि हुई। क्या जो उपभोक्ता के दल बने गए, उसमें क्या हुआ? आपका भारी वृद्धि हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, उपभोक्ता इंटरनेशनल 1985 में संयुक्त राष्ट्र उपभोक्ता दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र के निर्देशन को अपनाया गया। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तरीके अपनाने हेतु राष्ट्रों के लिए ऐसे करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के लिए एक हथियार था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आंदोलन का यह आधार बनाया गया। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से भी अधिक देशों के साथ 200 संस्थाओं का संरक्षक संस्था बन गया है। कैसे बन गया है? 200 से अधिक ऐसी संस्था हैं, देश हैं आपके, जो क्या बन गया है? इन संस्थाओं का आपका संरक्षक है। कौन? संयुक्त राष्ट्र। मान लीजिए भारत में कोई आपका उपभोक्ता संबंधित कोई आपकी संस्था चल रही है और उसे अगर किसी भी प्रकार का कोई चीज चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए उस संस्था को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके ये सारी चीजें इसमें हम लोगों को देखने के लिए आपका मिली है। ठीक है, और ये हमको आपका थोड़ा सा ध्यान भी जो है आपका देना चाहिए और इसको हम लोगों को देखना चाहिए।
तो ऐसा कोई पॉइंट जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा सा। इन सभी प्रयासों के परिणाम स्वरूप कह रहे जो हमने प्रयास करे हैं, जो उनका रिजल्ट आया है, यह है आंदोलन बृहद स्तर पर यानी कि बड़े लेवल पर उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ। कह रहे जो आपके कस्टमर हैं उनके वेलफेयर में अनुचित व्यवहार शैली को सुधारने की एक व्यावसायिक कंपनी और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हुए। वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 कानून बनाया गया था, जो जिसको क्या कहा गया, COPRA, कोपरा के नाम से आप कोपरा के बारे में आगे पढ़ोगे। यानी कि उपभोक्ता ने, भारत सरकार ने कानून का नियम बनाया, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, जिससे क्या था, उपभोक्ता संबंधित जो आपके मामले हैं आप इनमें देख सकते हो। देखिए कुछ हमारे जो आपकी कंज्यूमर कोर्ट होती हैं, उपभोक्ता शिकायत केंद्र, वो कुछ इस प्रकार होते हैं। मान लीजिए आप कोई मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, चार्जर इत्यादि चीज़ों को आपका खरीदते हैं और उनको खरीदने के बाद अगर कुछ ऐसा होता है कि आप किस प्रकार से देखते हैं उन्हें और आप उनको समझते हैं कि कोई कमी, किसी प्रकार का आपका अनुचित व्यवहार आपके साथ हुआ है, तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं और आप उसको, इन सारी चीज़ों को आपका इसमें बहुत अच्छे से देख भी सकते हैं और आपका पढ़ भी सकते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा सबका अधिकार है। सुरक्षा क्या है आपका? सबका अधिकार है। रेज्यू मैथ्यू कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का था। केरल की एक निजी अस्पताल में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक ENT सर्जन ने सामान्य बेहोश की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया। अनुचित बेहोशी के कारण रेजी का दिमागी असामान्य लक्षण आ गया, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। उसके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि पर्याप्त सबूत नहीं है। रैजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की। मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल चिकित्सा की लापरवाही में दोषी पाया और हर्जाना देने का आपका निर्देश दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी गतिविधि क्या है, अक्सर अनियमितताएं हम लोगों को आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी नियमितताओं के विषय में। इन सब चीज़ों के बारे में अगर कोई गलती होती है, कोई ऐसी अनियमितता हम लोगों को मिल जाती है, तो हमको उन पर आपका विशेष रूप से आपका ध्यान देने की हम लोगों को आपका ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। रेजी की व्यवस्था यह साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल को चिकित्सकों और कर्मचारी द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। जब हम उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवा का उपयोग करते हैं, तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं के प्राप्त खिलाफ सुरक्षा होने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीद सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हम खास सावधानी की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व होता है, यदि वो खराब हो जाए तो भयंकर आपकी दुर्घटना हो सकती है। सेफ्टी बोल्ट के निर्माताओं में इसकी गुणवत्ता के लिए सुनिश्चित करना चाहिए कि आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्रवाई को देखकर सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया जाए। यह नहीं कि फिर हम इन्हें बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो पा रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत मजबूती से नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जो उपभोक्ता आंदोलन है वो क्या नहीं है आपका,
बहुत आपका मजबूती से आपका नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी कमी है जो हमको यहाँ आपका इनमें देखने के लिए मिलती है और जिनको हम लोग आपका देख सकते हैं और जिनको हम लोग आपका समझ सकते हैं कि ये कमी या फिर ये जो अनियमितताएं हैं ये किस प्रकार से हो रही हैं और इन अनियमितताओं का क्या कारण है। आप इस कारण को समझ सकते हैं, इस कारण को आप देख सकते हैं या आप कह सकते हैं कि इस कारण को आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की क्या चीज़। तो आपको इनके विषय में ध्यान देना चाहिए और इनके विषय में आपको पढ़ना भी चाहिए कि किस प्रकार की अनियमितताएं होती हैं। ठीक है, अगर आप इनको ध्यान देते हैं तो सारी चीज़ें बड़ी सरलता से होती हैं। देखिए, हमारी एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, जब कोई हम वस्तु को लेते हैं तो हमारे पास उसके पक्के बिल होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास उसके पक्के बिल हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम उपभोक्ता जो हैं अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी बातों को हम एक किसी निश्चित स्तर पर किसी न्यायालय में, उपभोक्ता कंज्यूमर कोर्ट में हम आपके सबूत के तौर पर वो आपका बिल दिखा सकते हैं कि हमने इस दुकानदार से इस वस्तु को खरीदा था, जिसे हमें ये समस्या होने के कारण अब वो वापस करने में, रिप्लेस चेंज करने में हम लोगों को नहीं कर रहा है और जिससे हमारा समय और हमारा पैसा दोनों खराब हुए। ऐसी स्थिति में आप उपभोक्ता के जो आपके शिकायत हो केंद्र होते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, आप चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जब भी आप किसी वस्तु को खरीदें तो आप उसका बिल जरूर लें मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप उसका बिल लेते हैं, और बिल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कच्चा बिल जो जनरली आपको लिख कर दिए, एक होता है पक्का जिस पर आपका जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नंबर लिखा होता है। तो ऐसे बिल को आप लोग कैरी करिए। अब है वस्तु और सेवा के बारे में जानकारी। हम कैसे इनके विषय में जानकारी जुटाएंगे, आइए मेरे प्यारे बच्चों इसके विषय में पढ़ते हैं और चीज़ों को देखते हैं। जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसे पैकेट द्वारा कुछ खास जानकारियां पाएंगे। ये जानकारियां उन वस्तुओं के अलावा मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने के लिए पते में होती हैं। अब देखिए, जब भी कोई चीज़ को आपका पैकेट को आपका पैकेजिंग तैयार किया गया तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी होती है। वो इन्फॉर्मेशंस क्या है, ये आपको ध्यान देंगे कि वो क्या है ज़रूरी। जैसे सबसे पहले अवयव लिखा होगा कि क्या चीज़ है, रेट कितना है, बैच संख्या क्या है, इसका निर्माण कब हुआ है और इसकी अंतिम खराब होने की तारीख क्या है। इस सब के विषय में आपको लिखकर जो है अपने उपभोक्ता को, जो आपका ग्राहक है, उसको ये सब जानकारी उस प्रोडक्ट पर आपको क्या है देनी होगी। जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा पर उचित प्रयोग के बारे में निर्देशन और उस दवा के प्रयोग के प्रभाव और खतरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप जब बस खरीदते हैं तो धुलाई के लिए संबंधित निर्देश मिलते हैं। देखिए, जब कोई आप अपना कपड़ा खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये कपड़ा आपको गर्म पानी में नहीं डुबोना है, ये इस कपड़े को आप ठंडे पानी में नहीं डुबो सकते, इसको आप वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकते, इसको आप ठंडे पानी में आप इसे ब्रश नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे संबंधित नियम क्या होते हैं, हमको एडवाइजरी जिसको बोलते हैं वो जारी होती, जिससे क्या होता है कि आपका जो चीजें हैं, जो आपने वस्तु खरीदी है, उस पे पूरा आपका मार्गदर्शन हो और आपको किसी भी प्रकार की हानि का जो है आपको सामना करना ना पड़े। ये सारी चीजों के बारे में आपको निर्देशन दिखा जाता है। ठीक, आप इनको समझिए। आखिर ऐसे नियम क्यों बनाए गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारी देनी पड़ती है? यह इसलिए उपभोक्ता इन वस्तुओं और सेवा को खरीदता है, उसके बारे में सूचना पाने का अधिकार, तब उपभोक्ताओं की वस्तु की प्रकार में खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजा पाने या वस्तु बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं तो उसके खराब होने की अंतिम तिथि के पहले ही खराब हो जाता है तो हम उसे बदलने के लिए कह सकते हैं। यदि वस्तु खराब होने के अंतिम समय या उससे ऊपर नहीं छपी है तो
पिन निर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देता है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त होने पर दवाई बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य से अधिक वस्तु पर बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि एमएसपी द्वारा इंगित किया जाता है। वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिक खुदरा मूल्य यानी कि एमएसपी पर वस्तु देखिए अधिक मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं एमआरपी को, इंगित क्या होता है? वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकता है। देखिए एक होता है लिखा हुआ है एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी खुदरा मूल्य। जैसे मान लीजिए 10 रुपये लिखा है तो आप 10 रुपए की वस्तु को 15 में नहीं बेच सकते, क्योंकि मैक्सिमम यानी कि अधिकतम इस वस्तु का मूल्य इतना है। क्या है? अधिकतम इस वस्तु का मूल्य कैसा है? इतना है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज सरकार प्रदत्त विधि सेवाओं को उपयोगिता बनाने के लिए सूचना पाने को अधिकार को बढ़ाती है। सन 2005 में अक्टूबर में सरकार ने एक कानून लाया जो कि आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है और अपने नागरिकों को सरकारी विभाग के क्रियाकलाप की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। आरटीआई एक्ट को प्रभावित निम्नलिखित केसों में समझ सकते हैं कि जो आरटीआई का केस है हम इसको निम्नलिखित जो आपके प्रभाव होते हैं उन प्रभाव के माध्यम से हम उनको आपका समझ सकते हैं कि जो इनका प्रभाव होता है वो किस प्रकार से होता है और हम इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल जितना हमने पढ़ा है इसमें अगर कोई भी आपका डाउट बनता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। बच्चों क्या किसी का कोई डाउट है? क्या किसी की कोई अब क्वेरी है? आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सारे माध्यम जो हैं वो आप तक खुले हैं। आप चैट के माध्यम से लाइव जुड़कर आप अपनी क्वेरी को आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए कोई डाउट है नहीं है आपका? आगे बढ़े फिर देखते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए आप लोग। अमृता नाम की एक इंजीनियर स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्र को जमा करने तथा इंटरव्यू के बाद एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं किया। कर्मचारी ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि एक उचित समय तक परिमाण की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे कि वह अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल रिजल्ट घोषित करने में देरी कारणों के बारे में सूचना की बल्कि उसकी नियुक्ति के बारे में बुलावे के पत्र मिला, क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। ठीक, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उनको सुविधा सुनिश्चित उन सबको आपका किया गया। आगे देखिए थोड़ा सा इसमें। अधिकार के चयन का उल्लंघन, ये केसेस आपको अधिकतर आपको परीक्षाओं में देखने के लिए मिल सकते हैं बच्चों, और इन पर थोड़ा सा आप लोगों को गौर करना चाहिए। ऐसे संबंधित अधिकारों के विषय में आपको पढ़ना चाहिए और ऐसे की आपको ज्ञान भी होना चाहिए। अंसारी नगर की अभी रामी नामक एक छात्रा ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ाई के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का नामांकन कराया। पाठ्यक्रम में भाग लेने के समय पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के लिए करीब 61,020 रुपये जमा किए गए, लेकिन उसने यह पाया कि पढ़ाई का स्तर ठीक नहीं है,
इसलिए उसने साल के अंत में पाठ्यक्रम छोड़ने का निश्चय किया। जब उसने 1 साल में पैसा लौटाने की बात की तो उसने मना कर दिया। क्या कर दिया उसने? पैसा देने के लिए आपका मना कर दिया। जब उसने जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया तो न्यायालय ने संस्था को यह कहते हुए 28,000 रुपये लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का अधिकार है। संस्थाओं को पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग अपील, राज्य उपभोक्ता जिला में जिला निर्देश को सुरक्षित रखने के लिए संस्था को बेकरार से अपील करने के लिए 25,000 रुपये का दंड लगाया। उसने संस्था को 7,000 रुपये मुआवजे और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने को कहा। क्या कहा? कि याचिका के रूप से हम छात्रों को दे दें, बस कहा। राज्य आयोग ने सभी शिक्षक संस्थाओं और व्यावसायिक संस्थाओं को विद्यालय से पूरे 1 साल में फीस को एडवांस लेने से मना कर दिया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ा और साथ ही उसको जेल भी ले जा सकती थी। यानी कि जो दंड सुविधा है और जेल है, वो दोनों चीजें इसमें आपका हो सकती थी। तो ये सारी चीजें इस उपभोक्ता एक्ट के अंतर्गत हम लोगों को आपका देखने के लिए मिली, जो इसके अनुच्छेद थी। तो अब ये कहा गया कि अब क्या होगा बच्चों, कि हमारे बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे राइट्स हैं, जिनके विषय में हम लोग आपका पढ़ चुके हैं, जिनको हम देख चुके हैं, और उपभोक्ता अधिकार के विषय में हमको पर्याप्त अभी जानकारी भी नहीं है, जो हमारे सामने जो हमारे हितों को आपका प्रभावित भी करती है। ठीक, तो हम इसको एक बार पढ़ देखेंगे और आप इसका एक बार अच्छे से जो है रिवीजन भी कर लेना और इसका ध्यान भी रखना है कि क्या चीजें हैं, किस प्रकार से। ध्यान दीजिए। तो बच्चों, इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने उपभोक्ता की जानकारी के विषय में हमने सारी चीज़ों को पढ़ा और एक एक करके सारी चीज़ों को हमने देखा कि उपभोक्ता क्या है और किस प्रकार से हम इनकी जानकारी को हम इनकी चीज़ों को देख सकते हैं, आपका जुटा सकते हैं और इनके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।